लखनऊ में जेपी जयंती कार्यक्रम पर राजनीति। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग हुई है। घर के बाहर बैरिकेडिंग कर रास्ते को सील कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देर रात सील किया है। आज सुबह 10:30 बजे जेपी को श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन जिस जगह पर श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे उसी जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये वही जगह है जहां सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव का कार्यक्रम था जेपी को श्रद्धांजलि देने का, जेपी जयंती के मौके पर। लेकिन अब वो श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे, जेपी जयंती पर इस जगह पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है देर रात की, जब पूरे इलाके को सील किया गया। और ये दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की। और अखिलेश यादव के कार्यक्रम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जेपीएनआईसी को बताया है निर्माण स्थल। जेपीएनआईसी के अंदर फैली है निर्माण सामग्री, ये वजह बताई गई है। बारिश के कारण कीड़े होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों से दौरा उचित नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए, यह चिट्ठी लिखकर सूचित किया गया है। और आइए अब आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा प्राप्त है और इसके कारण सुरक्षा कारणों के से हवाला देते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं बताया गया है। और देखिए, इस लेटर के आने से पहले लखनऊ के जेपी जयंती कार्यक्रम स्थल से कुछ तस्वीरें आई, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन जो लेटर है वो जरा आप देखिए, वो लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुरक्षा कारणों को वजह बताया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है यह आपको बता दें, जो प्राधिकरण है उसने साफ इससे बताया है कि कैसे जेपीएनआईसी वहां पर निर्माण स्थल है और निर्माण स्थल होने की वजह से जो निर्माण सामग्री है वो फैली। अब पूरा लेटर आपके सामने है, जरा आप देखिए इसमें लिखा क्या है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अभियंत्रण विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल के संबंध में अद्यतन स्थिति के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई और जिसमें जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर परियोजना अभी निर्माणाधीन है, यह बताया गया, जिसके कारण निर्माण सामग्री अनियोजित रूप से रखे होने एवं वर्षा ऋतु के कारण अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना के कारण जो स्थल है वहां माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से माल्यार्पण भ्रमण किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है, उपयुक्त नहीं पाया गया है। ये यहां पर लिखा गया है, कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। इस तरह से ये जो जानकारी है वो लेटर के जरिए प्राधिकरण ने जारी की। और वहीं इस लेटर के आने से पहले लखनऊ के जेपी जयंती कार्यक्रम स्थल से कुछ तस्वीरें भी आई हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गुरुवार रात 9 बजे की है। लखनऊ के जेपीएनआईसी सेंटर को सील कर दिया गया है। टीन की चादरों से मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले थे, लेकिन बिल्डिंग सील कर दी गई है। और अब आपको हम 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेपी की जयंती से पहले आधी रात में अखिलेश यादव के घर के बाहर के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। यही नहीं, यूपी सरकार के सचिव ने समाजवादी पार्टी को एक चिट्ठी भी जारी की जिसमें अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी नहीं जाने देने के पीछे के कारण भी बताए गए। उससे पहले जेपीएनआईसी को टीन शेड से घेरा गया और उस पर लिख दिया गया है ये निर्माणाधीन स्थल है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपीएनआईसी को सील करने पर अखिलेश यादव नाराज हैं। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का आरोप, जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी है। देर रात जेपीएनआईसी पहुंचे थे अखिलेश यादव और यहां पर जिस तरह से सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग की गई, रास्ते बंद कर दिए गए, आरोप लगाया जा रहा है जेपीएनआईसी को बेचने का। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष
जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। और देखिए विपिन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन, प्राधिकरण की तरफ से तो सूचित कर दिया गया है कि जेपीएनआईसी में इस वक्त निर्माण चल रहा है, इसलिए अखिलेश यादव का वहां पर जाना अनुचित है। फिर अखिलेश यादव की तरफ से बेचने की बात कहना, कुछ छुपाने की बात कहना, क्या आधार इसके पीछे? देखिए, कल शाम को वो सैफई से आने के बाद सीधे जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे थे, क्योंकि ये खबर उनको मिल गई थी कि कल सुबह यानी आज सुबह जब 10:30 बजे वो माल्यार्पण करने जाएंगे जेपीएनआईसी सेंटर, तो उनको रोका जाएगा और वहां पर जो मेन गेट है उसके ऊपर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, टीन के शेड्स लगा दिए गए हैं और उसको सील कर दिया गया है। देर रात एलडीए की तरफ से ये सफाई जारी की गई है कि हमने ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ये निर्माणाधीन है, वहां पर झाड़ झंगाट ज्यादा है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में उनके सिक्योरिटी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और हम उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उससे पहले कल देर रात अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने दो तरह के आरोप लगाए। एक, सरकार कुछ छुपा रही है, दूसरा ये कि सरकार इस जेपीएनआईसी सेंटर को किसी और को, किसी प्राइवेट हैंड को देना चाहती है। तो दोनों आरोपों की जांच करना जरूरी है, लेकिन यह जरूर है कि पिछली बार भी उनको रोकने की कोशिश की गई थी और इस बार भी रोकने की कोशिश की गई है। ना सिर्फ जेपीएनआईसी सेंटर के गेट पर टीन लगाया गया है, बल्कि अखिलेश यादव के घर के सामने भारी बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और अखिलेश यादव को आज घर से नहीं निकलने देने का पूरा इंतजाम पुलिस और सरकार ने कर दिया है। जी, शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जो रास्ता है वो सील कर दिया गया है, आवास के बाहर सील कर दिया गया है और जेपीएनआईसी को पूरी तरह से सील कर दिया गया। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले 16 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है। पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तोहफों की बौछार शुरू हो गई है। चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कल सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। शिंदे सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में डीएड और बीएड शिक्षकों के वेतन में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में डीएड शिक्षकों को 6,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का फैसला किया गया है। बीएड, बीएससी, बीएड शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार से क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। इसके अलावा शिंदे कैबिनेट ने अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए चित्रपट नीति समिति बनाई है। बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे को चित्रपट नीति समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के इस फैसले से उद्धव ठाकरे को जरूर दिक्कत होगी। स्मिता ठाकरे उद्धव की भाभी हैं और दोनों के बीच काफी दूरियां हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल की ममता सरकार को घेरा है। नड्डा ने विपक्ष पर समाज को बांटने और तोड़ने का आरोप लगाया है। कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर करारा प्रहार किया है। सत्ता पे बैठे हैं, उनके मन में करुणा आए और हम लोगों को शक्ति दें ताकि इस तरीके के अन्याय को हम दबा सके और हम इस तरीके के अन्याय के खिलाफ लड़ सके और न्याय दिला सके। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने के काम करने वालों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने जवाब दिया है। झूठ के खिलाफ ये शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की कृपा रही कि जिस तरीके से हर तरीके का झूठ फैलाया जा रहा था, समाज को बांटने का काम किया जा रहा था, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा था और देश को खंडित करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने की राजनीति की जा रही थी और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। इन सब का जवाब हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता ने भरपूर दिया। यह भी हमको कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में प्रोटेस्ट लगातार जारी है। लोगों ने जल्द न्याय की गुहार लगाई।
कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में अभी विरोध प्रदर्शन जारी है। मृतक परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। लोगों ने देर शाम कोलकाता के सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों ने मोबाइल की टॉर्च के साथ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने न्याय की मांग भी की। वहीं आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल के युवा डॉक्टर्स के भूख हड़ताल को जायज ठहराया है। आईएमए ने अपील की है कि बंगाल सरकार डॉक्टरों की मांग को पूरा कर सकती है। और 2 दिवसीय लाओस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं और 21वीं सदी हमारी है। कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने आसियान देश के साथ कई समझौते भी किए हैं। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर की भी द्विपक्षीय बातचीत हुई। हिजबुत तहरीर को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। भोले भाले लोगों को जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनाने वाले गिरोह पर केंद्र सरकार ने करारा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1953 में यरूशलेम में बने वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने इस संगठन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ये संगठन कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है। ये संगठन भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करता है। ये संगठन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। हिज्ब उत तहरीर क्या है और भारत सरकार ने इस पर क्यों बैन लगाया है, अब इसे जरा समझते हैं। हिज्ब उत तहरीर एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। इसका मकसद वैश्विक इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इस संगठन का मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना है। ये संगठन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। दिल्ली में फिर 2000 करोड़ की कोकीन जब्त की गई है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है। अब तक 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर के इस गोदाम से 200 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। जब्त की गई इस कोकीन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ आंकी गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शातिर तस्करों ने इस 2000 करोड़ के ड्रग्स को नमकीन के सील बंद पैकेट में छुपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो सके। लेकिन स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के इस रैकेट का खुलासा करते हुए इन्हें दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस कार की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक किया जिसमें कोकीन को रमेश नगर के गोदाम तक पहुंचाया गया था। ये मामला उसी सिंडिकेट से जुड़ा है जिसके पास से पहले 5600 करोड़ की कोकीन बरामद की गई थी। ड्रग नेक्सस में अभी तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने अब तक 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। इससे पहले स्पेशल सेल ने वसंत विहार के महिपालपुर इलाके से छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनकी पहचान तुषार गोयल, औरंगजेब, भारत जैन और हिमांशु के रूप में की गई थी।
मुंबई के कई इलाकों में देर रात भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र के 29 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई। एक बार फिर मुंबई जलमग्न हो गई। मानसून का सीजन समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी मुंबई में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने आर्थिक राजधानी में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देर रात हुई बारिश से मुंबई की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई। भारी बारिश के चलते मुंबई के लोअर परेल, दादर, हिंदमाता, साइन कुर्ला जैसे निचले इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। दर्जनों गाड़ियां पानी में बंद हो गयी। तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी घुस गया, जिसके बाद अस्थायी तौर पर सबवे को बंद करना पड़ा। ये तस्वीरें मुंबई के अल्फिस्टन रोड की हैं, जहां जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियां रेंगती हुई यहाँ नजर आईं। ये मुंबई के परेल इलाके की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी यहाँ चल रही हैं। सड़कों पर पानी भरा है। आवाजाही पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। मुंबई के कई हिस्सों में ऐसी बारिश देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि वडाला इलाके में कितना पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रही। महाराष्ट्र के ठाणे में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD ने इन जिलों को येलो अलर्ट में रखा है। मौसम विभाग ने मुंबई के पूर्वी उपनगरों, नवी मुंबई और रायगढ़ जिलों में भी आगे बारिश होने का अनुमान जताया है। मुंबई में देर रात हुई ये बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के बाद हुई है।